सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीट मुख्य परीक्षा अर्थात जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित साइकोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है आपको डेली मॉर्निंग में 6:05 पर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ये जो अपने 10 मिनट की क्लास है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें 10% लेंगे। इस प्रकार से आपके 20 अंक की जो तैयारी है वो मैं हर रोज आपको ये तैयारी करवाता हूं। तो सिर्फ 10 मिनट लेते हैं अपन आपका, और आपके 10% जो रीट मेन एग्जाम में जो आने वाला है 20 अंक के, तो उनकी मैं हर रोज आपको तैयारी करवाता हूं। तो ये क्लास आपको रोजाना देखना नहीं भूलना है, क्योंकि जो इस क्लास में जो भी मैं प्रश्न लेता हूं वो बिल्कुल भी एक ही प्रकार के घिसे पिटे सवाल नहीं है। परीक्षा में आने वाले बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि के संबंध में कौन सा सही है। मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि होती है ना, या विभिन्न प्रकार के जो बुद्धि सिद्धांत दिए गए, उनमें से तार्किक गणितीय बुद्धि की अगर बात करें तो इनके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है, उसके बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इस बुद्धि वाले व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है किसी विषय के प्रति तर्क और वितर्क कर सकते हैं वो, है ना, किसी विषय में तर्क या वितर्क करने की वो क्षमता रखते हैं या तर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, बी की, तो ऑप्शन बी है, ये व्यक्ति बहुत तर्कना कर सकते हैं। मतलब है किसी भी विषय को लेकर इनमें तर्क करने की जो शक्ति होती है, तर्कना जो करने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब लगभग इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो लगभग हर बात पर तर्क करते हैं, है ना, तर्क वितर्क करते हैं। अगला ऑप्शन है, ये व्यक्ति गणितीय समस्याओं के लिए प्रतीकों का प्रहसन आसानी से कर लेता है। तो ये भी कथन है वो सही है। तो कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, कथन सी भी सही है। इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। देखो, ये एक मॉडल है, ठीक है, बुद्धि का मॉडल है। ठीक है, बुद्धि की संरचना संबंधी ये एक मॉडल दिया गया है। ठीक है, और इस मॉडल का ये पूरा नाम है, ध्यान रखना, ये इस मॉडल का पूरा नाम है बुद्धि की योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। ये पूरा इस बुद्धि मॉडल का नाम है, ध्यान रखना है। तो ये जो बुद्धि मॉडल है वो किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जेपी दास, ऑप्शन बी जेक नागलिरी, ऑप्शन सी क्रीबी, और ऑप्शन डी में है इन सभी ने। तो देखो, बुद्धि का ये जो मॉडल है या जो ये सिद्धांत है वो आपके जेपी दास, जेक नागलिरी और क्रीबी तीनों ने दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुर्ट लेविन ने अधिगम में किसे महत्वपूर्ण माना है। मतलब जो कुर्ट लेविन है, कुर्ट लेविन बोल दो आप, है ना, कुछ किताबों में आपको कुर्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो चाहे कुर्ट हो या कुर्ट हो एक ही बात है। तो कुर्ट लेविन ने अधिगम में किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए है अनुभव को, ऑप्शन बी वातावरण को, ऑप्शन सी वंशानुक्रम को, और ऑप्शन डी में है अभिप्रेरणा को। तो कुर्ट लेविन ने, आपको पता होगा, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत। क्या नाम है जिसका नाम है तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो ये देने वाले कौन थे, कुर्ट लेविन, और इस सिद्धांत में उन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण माना था। मतलब इनके अनुसार बच्चे के लिए वातावरण है वो यदि अच्छा है ना, सीखने के लायक अधिगम है तो बच्चा उसमें सीखेगा। मतलब वातावरण को इन्होंने महत्व दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, बंडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए, इन सोपानों का सही क्रम है। मतलब जो अल्बर्ट बांडूरा थे, अल्बर्ट बांडूरा ने अपने अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम के 4 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे। तो ये चरण कौन कौन से है वो दे रखे हैं। ठीक है, एक है अवधान, एक है प्रस्तुतिकरण, एक है पुनर्बलन और एक है धारणा। तो यहाँ पर ये जो चारों चरण है वो सही क्रम में नहीं है, ध्यान रखना। अपने को
इनको सही क्रम में देखना है, तो कौन सा जो कूट है वो सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 1 4 2 3, ऑप्शन बी में है 1 2 3 4, ऑप्शन सी में है 1 3 2 4 और ऑप्शन डी में है 4 2 3 1। तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखो 1 नंबर पे आएगा आपके अवधान। क्या आएगा? अवधान। सबसे पहला आएगा अवधान, फिर आएगी धारणा। क्या आएगी? धारणा। फिर आएगा 3 नंबर पे प्रस्तुतिकरण और 4 नंबर पे आएगा पुनर्बुलन। मतलब 1 4 2 और 3 ये रहेगा क्रम। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 4 2 3 क्या हो जाएगा। देखो जो अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत है, उनमें ये जो 4 सोपान है, इन 4 सोपानों को अपन अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे जो अवधान होता है, अवधान को अपन बोलते हैं व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। जो धारण होता है, धारण का मतलब होता है व्यवहार का स्मरण करना। क्या करना? व्यवहार का स्मरण करना, उसको याद रखना। ठीक है। फिर है आपके 3 नंबर पे है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण को अपन बोलते हैं स्मृति को क्रिया में बदलना। और 4 नंबर पे है आपके पुनर्बलन, तो इसको अपन बोलते हैं अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। आगे बात समझ में, इसके बारे में डिटेल से अपन कभी और चर्चा करेंगे। ये जो चारों चरण है, इनका मतलब वगैरह क्या होता है, इनके और भी नाम है, तो इससे संबंधित कभी और भी अपन प्रश्न लेंगे। फिलहाल आज इतना ही समझेंगे इसके बारे में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, है ना। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कितने से कम हो, 70 से कम हो, तो उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। सही बात है। अभी ये कथन है किसका? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रमन और मेरिल, ऑप्शन बी ट्रमन और ओडेन, ऑप्शन सी क्रो वे क्रो और ऑप्शन डी में है स्ट्रेंगर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो या क्रो वे क्रो, है ना। क्रो वे क्रो ने ये परिभाषा दी थी कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहते हैं? मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, सृजनशील बालक का गुण है। मतलब एक ऐसा बालक जिनमें सृजनशीलता का गुण है, तो उसके कौन से लक्षण होंगे या कौन से गुण होंगे? ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन सी लगन और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपके ऑप्शन डी ये सभी। एक सृजनशील बालक में मौलिकता भी पाई जाती है, साहस, साहस का मतलब हिम्मत का गुण भी होता है और लगन भी होती है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी करता है ना, नई रचना करता है, तो नई रचना करने के लिए उसमें लगन होनी चाहिए, वो काम को कभी बीच में नहीं छोड़ेगा, है ना। और साहस, साहस का मतलब हौसला होगा, वो ये नहीं देखेगा कि परिणाम गलत होगा या सही होगा, उसको बस वो काम करना है, जो नई क्रिएटिविटी करनी है वो करनी है, तो उसमें साहस होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम पर आपको हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं, तो उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उस तैयारी को, उन क्विज को अटेंड करके आप चेक भी कर सकते हो कि कितनी अभी तैयारी आपकी हुई है और कितना करना अभी बाकी है। ठीक है। और साथ ही साथ क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को आप लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है। मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी IQ जो होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में अपने को बताना है। ऑप्शन ए 91 से 110 से उच्च, ऑप्शन बी है 91 से 110 से निम्न, ऑप्शन सी में 91 से 110 से निम्न या उच्च, और ऑप्शन डी में है 90 से निम्न। तो देखो विशिष्ट बालकों की बात करें, किन की बात करें? विशिष्ट बालकों की बात करें तो ये ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बुद्धि बालकों से या तो इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, निम्न होती है, या इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, उच्च होती है। तो ऐसे बालकों को अपन विशिष्ट बालक कहते हैं। और सामान्य बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी जो IQ होती है वो होती है आपके 91 से 110। कितनी होती है उनकी जो IQ होती है सामान्य बुद्धि बालकों की, वो 91 से 110 होती है। तो यदि 91 से 110
से कम है, मतलब 91 से कम है या 110 से अधिक है, तो ऐसे बालक विशिष्ट बालक ही होते हैं। कहने का मतलब ये है, सामान्य बुद्धि बालकों को छोड़ दो, बाकी सब के सब जो बालक है वो विशिष्ट बालक है। चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सृजनशील बालक हो, चाहे जड़ बुद्धि बालक हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, सामान्य बुद्धि बालकों को छोड़कर सब के सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने किस शब्द का प्रयोग किया था? देखो, जीवन जो मूल प्रवृत्ति होती है, एक तो फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति बताई थी, एक बताई थी इन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इन सब के लिए फ्राइड ने अलग अलग वर्ड काम में लिए थे, ठीक है। तो उनमें से कौन सा जो शब्द है वो फ्राइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए काम में लिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नार्सिसिज्म, ऑप्शन बी इरोस, ऑप्शन बी ओडिपस और ऑप्शन डी में है थेनाटोस। तो देखो, नार्सिसिज्म स्वयं है ना, इसमें क्या होता है, बालक अपने आप में ही रुचि ज्यादा लेता है ना, उसको अपने से ही मतलब होता है, अपने से ही ज्यादा प्रेम होता है, तो उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म, ठीक है। अगला ऑप्शन है इरोज। तो इरोज क्या होती है? जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने इरोज जो शब्द है उसका यूज किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, सी और डी में जो वर्ड है उनको भी देख लो। ओडिपस, ओडिपस और इलेक्ट्रा दो प्रकार की ग्रंथि होती है बालकों के अंदर। ओडिपस ग्रंथि के कारण जो बालक है, ठीक है, किसके कारण? ओडिपस ग्रंथि बालकों में होती है और इसके कारण वो अपनी माता के प्रति प्रेम दर्शाता है। और एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि, जो बालिकाओं में होती है, और इस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करती है, ठीक है। और अगला वर्ड है डी में दे रखा थेनाटोस। तो थेनाटोस किसको बोलते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए जो फ्राइड है उन्होंने ये शब्द काम में लिया था, थेनाटोस, ठीक है। तो इरोज शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए और थेनाटोस है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए शब्द काम में लिए थे, किसने? फ्राइड ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ऑप्शन ए इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन बी इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन सी अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, और ऑप्शन डी में है अहम को मजबूत बनाया जाता है। तो देखो, इदम, अहम और परम अहम, ये तीन तथ्य आपने साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो वह व्यक्ति संतुलित होता है जिसमें इदम और अहम, परम अहम के बीच में क्या होता है? संतुलन होता है। तो वो व्यक्ति संतुलित होता है, मतलब समायोजित होता है। क्या होता है? समायोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, तो वो व्यक्ति संतुलित होता है, समायोजित होता है। अगर इदम और परम अहम असंतुलित है तो वो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? देखो, एक तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है और एक क्रियात्मक पक्ष होता है। अब इनमें से अपने को संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसके संबंध में कौन सा जो है वो नहीं है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है अवबोध, ऑप्शन सी है अनुमूल्यन, ऑप्शन सी है संश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, अनुमूल्यन। देखो, ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण, ये सब संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। संज्ञानात्मक पक्ष में कितने आते हैं? 6 तत्व आते हैं। एक तो होता है अपने ज्ञान, एक होता है अवबोध, तीसरा होता है ज्ञानोपयोग। क्या होता है? ज्ञानोपयोग, ठीक है। और एक होता है अपने विश्लेषण। क्या होता है? 4 नंबर पे आता है विश्लेषण, और 5 नंबर पे आता है संश्लेषण, और 6 नंबर पर आता है मूल्यांकन। 6 नंबर पे क्या आता है? मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का जो प्रथम जो तत्व होता है वो होता है ज्ञान, और अंतिम जो होता है वो होता है मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे अनुमूल्यन है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके अनुमूल्यन, ठीक है।